नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। साथियों, आप देख रहे हो महिला व बाल अपराध का सेशन। आप सभी साथियों को पता है कि महिला व बाल अपराध राजस्थान पुलिस में 10 प्रश्न आएंगे और 10 अंकों के होंगे। आज कक्षा नंबर 5 लेकर आए आपके लिए दहेज निषेध अधिनियम 1961 वाली क्लास। अब तक 4 कक्षाएं हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है वीडियो यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज 5वीं क्लास है दहेज निषेध अधिनियम 1961 से रिलेटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए और सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए। साथियों, यहाँ से 2019 वाली भर्ती थी राजस्थान पुलिस की, वहाँ से हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे और एक शिफ्ट तो ऐसी भी थी वहाँ से 3-3 प्रश्न पूछे गए थे, यानी वहाँ से एक ही शिफ्ट में 10 में से 3 प्रश्न पूछे गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 4 प्रश्न एक शिफ्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है दहेज निषेध अधिनियम 1961। साथियों, चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज का टॉपिक है दहेज निषेध अधिनियम 1961। तो इसके लिए बढ़ते आगे। अब ये क्या है दहेज निषेध अधिनियम क्या है? ये दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसका संशोधन 2 बार हुआ था, 1984 और 1986 में। जो अभी संशोधित है 1986 का ही अधिनियम है, जिसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में, साथियों, इसकी धारा 2 में लिखा गया है कि अधिनियम में 1984 और 86 में संशोधन हुआ। इसके बाद में इसके अंतर्गत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करना दोनों अपराध है। इसमें संशोधन के बाद में कहा गया है कि दहेज एक तो लेना, चाहे वो वर पक्ष की तरफ से लिया गया हो या फिर वधु पक्ष की तरफ से लिया गया हो, यानी कि वर पक्ष वधु पक्ष की तरफ से लेता हो दहेज या फिर वधु पक्ष वर पक्ष से दहेज लेती हो, ऐसा कुछ भी लेने या देने या फिर सहयोग करना। कई बार क्या होता है कि अक्सर भारतीय समाज में देखा जाता है कि फूफा और जीजाओं का ज़्यादा रोल होता है दहेज लेने देने में, कि वो सोचते ज़्यादा से ज़्यादा दहेज लिया जाए। तो ये कानूनी अपराध है। तो दहेज के लेने देने और इसको लेने व देने में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने का 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। यानी इस संशोधन करने के बाद 5 वर्ष की तो कैद और 15,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। अब साथियों, दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर, यानी कई बार उकसा देते हैं, कोई पड़ोसी उकसा गया या फिर कोई रिश्तेदार उकसा गया, तो उस उकसाने वाले को, रिश्तेदार पड़ोसी को, या फिर घर में ही कोई वधु पक्ष से हो या फिर वर पक्ष से हो, उसको 6 महीने तक की तो अधिकतम कारावास 6 महीने तक की हो सकती है, या फिर उसे 5,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर वो जुर्माना नहीं देगा तो 6 वर्ष तक की कैद होगी, अगर वो जुर्माना दे देगा तो वो न्यायालय के ऊपर डिसीजन होता है कि न्यायालय क्या उसको सजा देता है। तो वधु के माता पिता या अभिभावकों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप यानी अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर भी यह सजा दी जाती है। यानी यही सजा वधु पक्ष से परोक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से मांग करने पर भी दी जाती है। बाद में संशोधन अधिनियम के द्वारा इन सजाओं को बढ़ाकर न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 10 साल की सजा तय कर दी गई। बाद में संशोधन से पहले 6 महीने तक की थी, संशोधन के बाद में 6 महीने से बढ़ाकर 10 साल तक की सजा तय कर दी गई। वही जुर्माने की रकम भी बढ़ाकर 10,000 रुपये दी गई। दहेज की रकम दोनों में से जो भी अधिक हो के बराबर, यानी जो भी 10,000, मिनिमम तो 10,000 जुर्माना और अधिकतम जो रकम दहेज का लेन देन का मामला होता है, अधिकतम रकम जो भी दहेज की लेन देन में तय की जाती है, वहां तक की सजा का प्रावधान है, यानी कि वहां तक का जुर्माना लिया जाएगा। हालांकि अदालत ने न्यूनतम सजा को कम करने का फैसला लिया, लेकिन ऐसा करने से अदालत को जरूरी और विशेष कारणों की आवश्यकता होती। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 व 4 दंडनीय। धारा 3 व 4 दंडनीय कैसे? कि दहेज देना, एक तो दहेज देना भी, एक दहेज लेना भी, और दहेज लेने व देने, उकसाने एवं वधु के माता पिता एवं अभिभावकों से सीधे या परोक्ष तौर पर दहेज की मांग करना। आगे बढ़ते साथियों, कि दहेज है क्या? ये है क्या दहेज? तो प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति, सुरक्षा या उसे देने की सहमति ही दहेज है। तो इसमें आते पॉइंट देखिए, विवाह के एक पक्ष द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष को, यानी विवाह का कोई भी वधु पक्ष की तरफ से वर पक्ष को या फिर वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष को, विवाह के किसी पक्ष के अभिभावक को, अभिभावक होते हैं रिश्तेदार पड़ोसी, अभिभावक जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं वो होते हैं। विवाह के किसी पक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, यानी विवाह के पक्ष के, मान लीजिए वधु पक्ष के लड़की के पिता ने वर पक्ष के
तो जो लड़का होता है उसके फूफा को उपहार दे दिया, या फिर उसके जीजा को उपहार दे दिया, या फिर उसके साड़ा को। इस तरीके से उपहार ये विवाह के किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के व्यक्ति को शादी के वक्त या उससे पहले या उसके बाद किसी भी जो भी उपरोक्त पक्षों से संबंधित हो जिसमें मेहर की रकम सम्मिलित नहीं की जाती। अगर व्यक्ति पर मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत लागू, ये शरीयत कानून, इसमें मेहर की राशि चलती है। ये मेहर की राशि जो होती है मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए ये मेहर की राशि दहेज में नहीं गिनी जाती। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि मेहर की राशि दहेज में गिनी जाती है नहीं गिनी जाती। तो दोस्तों मेहर की राशि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत में लागू होती है, ये दहेज में नहीं गिनी जाती। इस प्रकार दहेज की 3 स्थिति है। ये क्वेश्चन 2019 के पहले ही शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था, जो 6 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट। उसमें पूछा गया था कि दहेज की कितनी स्थितियां। तो दहेज की 3 स्थितियां हो सकती है, यानी विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर और विवाह के बाद। तो विवाह से पूर्व ले सकते हैं, विवाह के अवसर पर या फिर विवाह के बाद। ये दहेज की 3 स्थितियां। स्त्री धन, आगे देखते हैं स्त्री धन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दहेज निषेध अधिनियम जो 1961 वाला, बहुत वेरी वेरी मोस्ट IMPORTANT, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्त्री धन क्या है? स्त्री धन वो है कि शादी के वक्त जो उपहार और जेवर को लड़की को दिए जाते, यानी लड़के को जो भी उपहार और जेवर दिए जाते वे स्त्री धन कहलाते। इसके अलावा लड़के और लड़की दोनों के कोमन का उपयोग सामान जैसे फर्नीचर, टीवी स्त्री धन में ही आते। फर्नीचर हो गया, टीवी हो गया, मिक्सी ग्राइंडर, जो भी कुछ आते, पलंग सोफा वगैरह जो भी, वो सब स्त्री धन में ही आते। उपहार, उपहार क्या होता है? लड़की शादी में जो सामान अपने साथ लाती है या उसके पति को या उसके पति के रिश्तेदारों को दिया जाता है वह उपहार के दायरे में आता। ठीक है साथियों, उपहार बता दिए, स्त्री धन बता दिए। अधिनियम से जुड़ी हुई धाराएं, मोस्ट इंपोर्टेंट धाराएं बताऊंगा आपको। धारा नंबर 2 कहती है कि दहेज का मतलब। तो दहेज का मतलब क्या होता है? कोई संपत्ति या मूल्य बहुमूल्य प्रतिभूति देने या देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। इस दहेज का मतलब होता है कि कोई भी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना या फिर देने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ही दहेज का मतलब होता है। धारा 1 में साथियों ध्यान रखिए, धारा 1 में हमेशा इसका संक्षिप्त नाम और लागू होना कब होना ये दिया होता है दहेज, धारा 1 में। अब धारा 2 बता दी दहेज का मतलब। धारा 3 है दहेज लेने या देने का अपराध, यानी दहेज लेना या देना एक अपराध है। धारा 4 की तरफ देखते हैं साथियों धारा 4 कह रही है कि दहेज की मांग के लिए जुर्माना। धारा 4 है दहेज की मांग के लिए जुर्माना। ये धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, धाराएं का प्रश्न पूछे जाएंगे दहेज से। 100% दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धाराएं पूछी जाएगी, चाहे वो IPC की धारा है चाहे इस अधिनियम की धारा है। अधिनियम की धारा अलग होती है, IPC की धारा अलग होती है साथियों। धारा 4 कहती है अधिनियम की कि दहेज की मांग के लिए जुर्माना। धारा 4 ये कहती है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री की शादी के एवज में व्यवसाय या संपत्ति के हिस्से का कोई प्रस्ताव, यानी मीडिया के माध्यम से या फिर किसी भी प्रकाशन के माध्यम से ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने का मतलब एक तरीके से वह भी एक अपराध है। धारा 6 कहती है कि धारा 6 है कि कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना। मान लीजिए कि टीवी आई, पलंग आई, विवाह में किसी को स्त्री धन दिया गया, अगर वह इस विवाहिता के अलावा कोई और धारण करता तो वह भी एक अपराध है। इसके लिए 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। कितने वर्ष की सजा का? 3 वर्ष की सजा का। धारा 8 है घटना से 1 वर्ष के अंदर शिकायत, यानी घटना होते ही 1 वर्ष के अंदर शिकायत करवा सकते हैं। धारा 8 है। धारा 8 भी कहते हैं दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति। इसमें धारा 9 और 10 और देख लीजिए साथी। धारा 9 के अनुसार केंद्र सरकार इस अधिनियम में कानून बनाएगी, जबकि धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार कानून बनाएगी। धारा 9 के अनुसार केंद्र सरकार, धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार। 2009 में राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2009 में इस अधिनियम में कुछ परिवर्तित के प्रस्ताव किए थे कि जिसके अनुसार घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व निभाने के लिए अधिकृत किया गया था। महिला जहां कहीं भी स्थायी या अस्थायी तौर पर रह रही हो वहीं से दहेज की शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी जाए, ऐसे राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रस्ताव था। आगे बढ़ते IPC की कुछ धाराएं, दहेज से संबंधित कुछ IPC की धाराएं साथियों। पहली धारा है
आईपीसी की 498 ए, आईपीसी सेक्शन 498 ए। इस धारा के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके पति या पति के नातेदार द्वारा क्रूरता की जाए तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है साथियों। आईपीसी की धारा 406 कहती है कि इस धारा के अनुसार किसी स्त्री को ससुराल पक्ष द्वारा उसके स्त्री धन वापस देने से मना किया जाए तो 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। जैसा कि साथियों अपन ने यहाँ पढ़ा था कि 6, ये धारा 6 यानी विवाहिता के अतिरिक्त कोई धारण कर लेता तो ये आईपीसी का सेक्शन आ गया 406, इसमें 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। ये आईपीसी के सेक्शन 3 है, इनको साथियों अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। आईपीसी के सेक्शन 304 बी कहता है कि दहेज मृत्यु के अनुसार यदि लड़की की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अंदर असामान्य परिस्थितियों में हुई हो तो उसके पति या उसके घर वाले परिवार वाले को प्रमाण देने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है कि किस वजह से इसकी मृत्यु हुई है, उसका कारण बताइए। अगर कोई ऐसा असंगत कारण सामने आता है तो उसको 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है, यानी दोषी पाया जाता है दहेज हत्या के मामले में। तो इस अधिनियम में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है। वह दहेज के मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए दहेज विरोधी प्रकोष्ठ को भी स्थापना की गई है। साथियों आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 है, इसमें स्त्री के अशिष्ट चित्रण को भी परिभाषित किया गया है। जैसे उसकी लज्जा भंग हो सकती है, नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, आकृति, उसके रूप, शरीर भाग के किसी भी प्रकार का वर्णन करना, चरित्र कलंकित करना जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार व लोक अप्रदूषण और नैतिकता की हानि होने की संभावना अश्लील चित्र की परिधि में आएगा। यह अशिष्ट चित्र इसमें परिभाषित किया गया। ऐसा करना महिलाओं के स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। साथियों, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 हम आगे वाली वीडियो में लाएंगे, इसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो यह जो दहेज निषेध के अनुसार लज्जा भंग करना, नैतिक चरित्रता, ये सब के सब स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन दंडनीय अपराध माने जाएंगे। जिसके लिए प्रथम बार अगर कोई ऐसा अपराध सामने आता है और दोषी पाया जाता है तो 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास व 2000 रुपये का जुर्माना। अगर वह दूसरी बार पुनरावृत्ति करता है तो न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक की कारावास तथा 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। इसके खिलाफ, ये जो इसके खिलाफ है, दहेज के खिलाफ कहाँ पर शिकायत करवाई जा सकती है? नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर, जो भी आपका पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय में, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास से भी कर सकती है, तहसील राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में निःशुल्क परामर्श विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त में से किसी भी स्वयं माता पिताओं या अन्य रिश्तेदारों या सरकार द्वारा कोई मान्य समाज सेवी संस्था के माध्यम से शिकायत दर्ज करवा जा सकती है। इसके लिए टोल फ्री नंबर भी कॉल कर सकते हो। साथियों, राजस्थान सरकार और भारत सरकार के जितने भी महिलाओं व बालकों के अपराध से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर घोषित किए गए, उनको हम आगे वाली वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि इसके लिए टोल फ्री नंबर ये है। जैसे पुलिस स्टेशन में सूचना देने के लिए डायल करो 100, इसी तरीके से और भी कुछ टोल फ्री नंबर्स है, उनको हम आपको बताएंगे। ये टोल फ्री नंबर परीक्षा में पूछ लिए जाते। दहेज प्रथा के कारण, अब देखिए साथियों कि दहेज प्रथा के कारण क्या क्या है, कि क्या कारण है दहेज प्रथा के। कि वर पक्ष अपनी आर्थिक सुदृढ़ता हेतु वधु पक्ष से दहेज की मांग करता है, यानी कि अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, जो कि एक कानूनन अपराध है। 1956 में उत्तराधिकारी कानून जो मात्र पुरुषों को उत्तराधिकार देता, 1956 का उत्तराधिकार कानून था जो पुरुषों को ही उत्तराधिकार देता था। यह कारण, महिलाओं का पुरुषों पर आश्रित होना, विवाह के समय धन की चाह रखना, महिलाओं की आर्थिक अक्षमता, दहेज सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यानी कि कई लोग सोचते हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा को मान बढ़ाने के लिए कि अपन मोटी से मोटी रकम लेंगे तो अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जो कि एकदम गलत और आपराधिक प्रवृत्ति का प्रश्न होता। यह गलत है कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वधु पक्ष से दहेज की मांग करें। महिलाओं में अशिक्षा भी दहेज का महत्वपूर्ण कार्य है, जिससे महिलाएं जागरूक नहीं हो पाती। साथियों, दहेज के दुष्परिणाम, महिलाओं द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है दहेज के कारण, पारिवारिक विघटन की स्थिति में उत्पन्न होती है, बेमेल विवाह होता है, वधु पक्ष का ऋणग्रस्त होना यानी कर्जे में डूब जाते हैं, स्त्रियों में मानसिक असंतुलन बढ़ना, स्त्रियों की निम्न स्थिति, व्यापारी और आपराधिक प्रवृत्ति का विकास और प्रोत्साहन, अविवाहित जीवन। अब ऐसा क्या किया जाए कि दहेज प्रथा का त्याग किया जाए? तो उसके लिए क्या क्या ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे उपाय है
कि जिनकी वजह से दहेज प्रथा का अंत हो सकता है। अगर समाज या फिर कोई भी व्यक्ति इन उपायों को अपने जीवन में अपनाता है तो दहेज प्रथा के शिकार होने से बचा जा सकता है। तो निराकरण इसके लिए प्रेम विवाह, जो लव मैरिज है साथियों, इसको बढ़ावा दिया जाए और सामाजिक मान्यता दी जाए कि कोई लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रेम करते, प्यार करते, तो उनका शादी होना एक सामाजिक मान्यता दी जाए। उसका किसी भी प्रकार के किसी भी समाज और परिवार द्वारा बहिष्कार नहीं किया जाए उनका। अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उससे परिणाम ये निकल के आएंगे कि वो दहेज प्रथा का अंत करेंगे, उनको दहेज नहीं लेना देना होगा। तो इससे लव मैरिज को बढ़ावा देना चाहिए समाज को, तो ये सामाजिक मान्यता दी जाए लव मैरिज को। इसे मैं एक अच्छा उपाय मानता हूँ, सबसे बेहतर। साथियों आगे बढ़ते, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी। तो साथियों स्त्री शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाए, पहले प्रेम विवाह को यानी लव मैरिज को दिया जाए, उसके बाद में स्त्री शिक्षा को। फिर जीवन साथी का चयन करने की स्वतंत्रता, यानी महिलाओं को अपने जीवन साथी चयन करने की स्वतंत्रता दी जाए कि एक अच्छा से अच्छा जीवन साथी महिलाएं खुद ढूंढ सके। युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास, एक स्वाभिमानी व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक है। अंतरजातीय विवाह को मान्यता, यानी अदर कास्ट जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको कानूनी मान्यता प्राप्त की जाए कि एक अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। इससे दहेज प्रथा का निराकरण का उपाय होगा। दहेज विरोधी कानूनों के सख्ती से पालन करवाया जाए और दहेज विरोधी जमानत करवाई जाए, जो कि दहेज विरोधी जमानत ये सरकार, ये सारी की सारी गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है और समाज और व्यक्तियों के ऊपर भी निर्भर है कि ये उपाय करके दहेज प्रथा का निराकरण कर सकते हैं। साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019 में यहाँ से दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो 1961 था, वहाँ से टोटल 6 शिफ्टों में 7 प्रश्न पूछे गए थे। एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें 3 प्रश्न पूछे गए। आगे 2021 वाली भर्ती जो मई महीने में आयोजित होगी 2022 में, उसमें हो भी सकता है ऐसा कि एक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न फिर से पूछ लिए जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि इस बार साथियों 8 शिफ्ट में एग्जाम आयोजित होगी, 8 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होगी। इस वजह से ये दहेज निषेध अधिनियम 1961 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथियों कौन कौन से प्रश्न आए थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई है। जो 6 नवंबर को पेपर हुआ था 2020 में, उसमें पूछा गया था। तो दहेज की कितनी स्थितियां बताई गई है? 3, कि एक तो विवाह से पहले, एक विवाह के समय, एक विवाह के बाद में। दूसरे क्वेश्चन की तरफ साथियों, कि दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। कि दहेज निषेध अधिकारी जो प्रतिषेध अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। ये 6 नवंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में आया था। इसकी नियुक्ति की जाती है धारा 8B के तहत, धारा 8B के तहत। तीसरे क्वेश्चन देखते साथियों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2, सॉरी साथियों धारा 2 है ये। धारा 2 के अनुसार दहेज का क्या अर्थ है। शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना, बिल्कुल। उपहार देना, नहीं, दहेज के अंतर्गत नहीं। विवाह में जो खर्चा होता है वो भी दहेज के अंतर्गत नहीं आता। शादी के लिए पार्टी देना, यह भी दहेज के अंतर्गत नहीं। तो दहेज के अंतर्गत आता है शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताई गई है। ये 7 नवंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था। साथियों कौन सी धारा में बताई गई है दहेज का अर्थ। तो दहेज का अर्थ साथियों धारा 2 में बताया गया कि दहेज लेना व देना जो भी होता है वो दहेज होता है, मूल्यवान प्रतिभूति वगैरह। क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज निषेध अधिनियम 1984 एवं 1986 के अंतर्गत दहेज लेने देने से इसके लेन देन सहयोग करना, यानी दहेज लेना व देना तथा इसके लेन देन में सहयोग करने या दोनों में से किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? अपराध की श्रेणी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, यदि कोई व्यक्ति यथास्थिति वधू या वर के माता पिता या अन्य रिश्तेदार से किसी प्रकार का दहेज की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मांग करता है तो उसे दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जुर्माना देना होगा। तो साथियों ये धारा है 4। किस धारा के अंतर्गत? धारा 4 के अंतर्गत।
सातवां क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम व संशोधन अधिनियम के अनुसार भारतीय दंड संहिता 304, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 किससे संबंधित है? सामूहिक बलात्कार? नहीं, दहेज की मौत के कारण से संबंधित है। आईपीसी की धारा 304 दहेज मौत के कारण संबंधित, जिसमें अगर दोषी पाया जाता है तो उसे मिनिमम 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। ये टोटल 7% थे। इसमें से साथियों एक बार फिर से देख लीजिए कि ये तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न 7 नवंबर 2020 को जो कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसकी पहली शिफ्ट थी, उसमें 3 प्रश्न एक ही शिफ्ट के अंदर पूछ लिए गए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न उत्तर देखते हैं अपन कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो दहेज निषेध अधिनियम 1961 से संबंधित है, वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। पहला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु या चीज दहेज के अंतर्गत नहीं आती? मूल्यवान प्रतिभूति आती है, संपत्ति आती है, मेहर की राशि। मुस्लिम शरीयत कानून है, उसमें मेहर की राशि दहेज के अंतर्गत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 2, स्त्री धन से है, शादी के वक्त जो उपहार या जेवर लड़की को दिए जाते हैं यही स्त्री धन के अंतर्गत आते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब हुआ? तो साथियों इसमें संशोधन हुआ था, कब कब संशोधन हुआ था? एक तो 1986 में संशोधन हुआ था और एक 1984। तो साथियों 1984 और 1986 में इसमें संशोधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1961 को। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। पांचवा क्वेश्चन है, दहेज लिया व दिया जा सकता है? तो प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से दहेज लिया व दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मिलान करें। साथियों ऐसा क्वेश्चन अगर कोई एग्जामिनर टफ से टफ क्वेश्चन बनाना चाहे तो ऐसा क्वेश्चन बना सकता है। तो दहेज की परिभाषा किस धारा में दी गई है अधिनियम की? तो अधिनियम की धारा 2 में दहेज की परिभाषा दी गई है। दहेज लेना व देना अपराध है, यह धारा 3 में दिया गया है। दहेज की मांग के लिए जुर्माना धारा 4 में है। दहेज लेने या देने के लिए विवाह करार शून्य, यह धारा 5 में दिया गया। 7वां क्वेश्चन है कि दहेज संबंधित अधिनियम में केंद्र सरकार किस धारा के अंतर्गत नियम बनाएगी? धारा 9 के अनुसार केंद्र सरकार व धारा 10 के अनुसार राज्य सरकार। 8वां क्वेश्चन है कि दहेज संबंधित अधिनियम में राज्य सरकार किस धारा के अंतर्गत कानून बनाएगी, नियम बनाएगी? जो धारा 10 के अंतर्गत बनाएगी। 9वें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है कि दहेज संबंधित घटना की शिकायत 1 वर्ष के अंदर करवाना अनिवार्य है, यह किस धारा में? धारा 8A में। क्वेश्चन नंबर 10 है, असंगत मिलान बताइए। तो ए ऑप्शन है धारा 6, कोई दहेज विवाहिता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धारण किया जाना, बिल्कुल सही है। धारा 4 है, किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रकाशन या मीडिया के माध्यम से पुत्र पुत्री के विवाह के एवज में व्यवसाय या संपत्ति या विषय का कोई प्रस्ताव दहेज की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। धारा 8 भी है, दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति, बिल्कुल सही है, यानी सबके सब संगत सुमेलित है। 11वां क्वेश्चन है साथियों, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में किसी स्त्री के अशिष्ट चित्रण जैसे लज्जा भंग, नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव आदि में सजा का प्रावधान किया। अगर वो प्रथम बार करे तो 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा 2000 रुपये जुर्माना, पहला। दूसरा, द्वितीय पुनरावृत्ति यानी दोबारा से करता है तो न्यूनतम 6 माह से 5 वर्ष तक की कारावास तथा 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, यानी कि दोनों के दोनों प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 12 है, दहेज लेने व देने या इसके लेन देन में सहयोग करने वाले को सजा। क्या सजा इसमें साथियों? यानी दहेज लेना, देना या फिर इसमें सहयोग करने वाले को 5 वर्ष की कैद तथा 15,000 रुपये जुर्माना, जो शुरू में अपन ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 13, कि दहेज लेने और देने या दहेज लेने और देने के लिए उकसाने पर, वो तो था लेने व देने पर सहयोग करने पर 5 वर्ष प्लस 15,000 रुपये जुर्माना। अगर उकसाता है तो या तो उससे अधिकतम 6 माह का कारावास या 15,000 रुपये जुर्माना। ये आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि आईपीसी की धारा 406 के अनुसार यदि किसी स्त्री को ससुराल पक्ष द्वारा उसका स्त्री धन वापस देने से मना कर दिया जाए तो उसे 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इसी तरीके से साथियों आप हमारे साथ बने रहिए। महिला व बाल अपराध का पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे 21 वीडियोज में। आज तक 5 वीडियोज कंप्लीट कर दी गई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसमें कमेंट करें कि आपको कहाँ पर कमी नज़र आई, आपको और किस किस सब्जेक्ट के बारे में वीडियो चाहिए, वो हम आपके लिए नियमित तौर पर लाएंगे। साथियों इसी के साथ आप हमारे